Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 11 bio chapter number 5. Today topic is modification of leaves. Leaves are often modified to perform functions other than photosynthesis. They are converted into tendrils for climbing as in peas or into spines for defense as in cactus. The fleshy leaves of onion and garlic store food. In some plants such as Australian Axica, the leaves are small and short-lived. The petioles in these plants expand, become green and synthesize food. Leaves of certain insectivorous plants such as pitcher plant, Venus flytrap are also modified leaves. आज के इस टॉपिक में हम पत्तियों के रूपांतरण के ऊपर स्टडी करेंगे। पत्ती का भोजन बनाने के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी रूपांतरण होना प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। केवल फोटोसिंथेसिस के वर्क करने के अलावा भी जो लीव्स हैं वो बहुत से वर्क कंप्लीट करती हैं। दे आर कन्वर्टेड इनटू ट्रेंडल्स। वे ऊपर चढ़ने के लिए प्रतान जैसे कि मटर और प्लांट की रक्षा करने के लिए वे स्पाइंस यानी कांटों में कन्वर्टेड होते हैं। द फ्लैशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड। अनियन और गार्लिक के अंदर ये लीव्स फूड को स्टोर करती हैं। इन सम प्लांट्स सच एज ऑस्ट्रियन एक्सिका द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड। कुछ प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होती हैं वो कुछ समय के लिए ही जीवित रहती हैं। द petioles in these plants expand, become green and synthesize food. इनका जो पिट्यूल है वो ग्रीन कलर का होता है और वह फूड को सिंथेसाइज करने का वर्क करता है। लीव्स ऑफ certain insectivorous plants such as pitcher plant, Venus flytrap and also modified leaves. हम सभी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें न्यूट्रिशन का जो वर्क है केवल और केवल रूट के द्वारा जो मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब किया है उससे और जो लीफ ने फूड बनाया है उससे उनकी न्यूट्रिशन की वैल्यू कंप्लीट नहीं हो पाती, उनका न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं हो पाता। सो वो क्या करते हैं, वो जो इंसेक्ट होते हैं उनको उन इंसेक्ट को खाते हैं, है ना। तो उन प्लांट को हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। तो उसके अंदर ये जो मॉडिफिकेशन का जो वर्क होता है वो लीव्स के द्वारा ही किया जाता है। तो आप यहाँ नीचे की तरफ डायग्राम में देख रहे हैं बेटे, यहाँ पर जो डायग्राम आपको बताया गया है टेंड्रिल का डायग्राम आपको शो है। स्पाइंस यहाँ पे कैक्टस के अंदर हम जो कांटों में रूपांतरण हुआ है पत्तियों का उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। और अनियन के अंदर जो फ्लैशी लीव्स हैं उनको यहाँ पर शो किया गया है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द इनफ्लोरेसेंस। The inflorescence, a flower, is a modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to flower meristem. Internodes do not elongate and the axis get condensed. The apex produce different kinds of floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves. When a shoot tip transforms into a flower, it is always solitary. The arrangement of flower on the floral axis is termed as inflorescence. फूल के बारे में हम अब स्टडी करने वाले हैं। पहले ही हम लोग प्रीवियस क्लासेस के अंदर फ्लावर के ऊपर स्टडी कर चुके हैं और हमें ये अच्छे से पता है कि जो शूट पार्ट होता है उसी के अंदर फ्लावर जो है वो पाया जाता है, रूट पार्ट में नहीं पाया जाता।
तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज टू अ फ्लोरल मेरिस्टेम। जब ऊपर का जो प्ररोह भाग जो है वो पुष्पी मेरिस्टेम के अंदर जब परिवर्तित होता है तो वहाँ पर फ्लावर लगता है। इसमें इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेटेड एंड द एक्सिस गेट कंडेंस। जो इंटरनोड्स होते हैं वो लंबाई में नहीं बढ़ते और इसके जो अक्ष होते हैं वो दबकर रह जाते हैं। द अपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। जो अपेक्स होते हैं वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस जो हैं उनका निर्माण होता है वहाँ पर। एंड लिटरली एट सक्सीव नोट्स इंस्टेंट ऑफ लीव्स व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफर्ड इनटू अ फ्लावर इट इज़ ऑलवेज सोलैटरी। जब जो शूट वाला जो पार्ट होता है जब वह उसका जो ऊपरी वाला जो भाग है जब वो फ्लावर के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो हमेशा अकेला ही होता है। आगे की तरफ आपके पास डेफिनेशन है, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। यानी कि जो शूट पार्ट है वहाँ पर फ्लावर किस पोजीशन के अंदर लगेगा उसके अंदर फ्लावर का जो क्रम होता है उसे हम पुष्प क्रम यानी कि इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन वेदर द अपेक्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो। टू मेजर टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस आर डिफाइंड, racemose and cymose. In racemose type of inflorescence, the main axis continues to grow. The flowers are bony laterally in an acropetal succession. In cymose type of inflorescence, the main axis terminates in a flower, hence is limited in growth. The flowers are bony in a basictal order. आगे की तरफ बताया गया है कि शीर्ष का फूल में परिवर्तित होना अथवा सतत रूप से वृद्धि करने के आधार पर इन्फ्लोरेसेंस को दो भागों के अंदर बांटा गया है, वो है रेसिमोस एंड साइमोस। रेसिमोस को हम कहते हैं असीमाक्षी और साइमोस को हम कहते हैं ससीमाक्षी। असीमाक्षी के अंदर यानी कि जो रेसिमोस है उसमें पुष्प क्रम के प्रमुख अक्ष में सतह वृद्धि होने लगती है और जो फ्लावर्स होते हैं वो एक्रोपेटल सक्सेशन फॉर्म के अंदर लगते हैं यानी कि अग्राभिसारी क्रम के अंदर वो लगते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट है साइमोस, इसमें इस तरह के पुष्पक्रम के अंदर मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। जो मेन अक्ष होता है वही फ्लावर के अंदर कन्वर्ट होता है, हिंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ। इनकी जो वृद्धि होती है वो सीमित होती है। द फ्लावर आर बॉनी इन अ बेसिप्टल ऑर्डर। और जो फूल जो होते हैं जो फ्लावर जो होते हैं वो बेसिप्टल ऑर्डर यानी कि तलाभिसारी क्रम के अंदर लगते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उससे पहले दोनों तरह की जो इन्फ्लोरेसेंस है उनको दिखाया गया है, रेसिमोस को और साइमोस को। 5.5 द फ्लावर। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो फ्लावर होते हैं यह एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है यानी कि जनन का एक माध्यम है। इट इज मीट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह एक कन्वर्टेड शूट पार्ट होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर का होना बहुत ज़रूरी है। अ टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 different kinds of holes arranged successively on the swollen end of the stalk or pedicel called thalamus. These are calyx, corolla, endoecium and gynoecium. Calyx and corolla are accessory organ, while endoecium and gynoecium are reproductive organs. In some flowers, like lily, the calyx and corolla are not distinct and are termed as perianth. When a flower has both
androecium and gynoecium, it is bisexual. A flower having either only stamens or only carpel is unisexual. आगे की तरफ बताया गया है बेटे कि जो फ्लावर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है और एक प्ररूपी फ्लावर में विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं जो कि क्रमानुसार फ्लावर के पुष्पवृंत, जिसके ऊपर फ्लावर लगता है उसे हम पुष्पवृंत कहते हैं, पुष्पासन उन्हें कहा जाता है। और इसकी फ्लावर के जो पार्ट होते हैं वो हैं कैलिक्स, कोरोला, इसके अलावा कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम एंड गायनेशियम। कैलिक्स एंड कोरोला हेल्पिंग यूनिट के रूप में कार्य करते हैं, जबकि जो एंड्रोशियम और गायनेशियम जो है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद आगे बताया गया है कि पेरियंथ, एक डेफिनेशन आई है हमारे पास पेरियंथ। पेरियंथ में क्या होता है कि जैसे कि अनियन में, प्याज में कैलिक्स और कोरोला के अंदर कोई अंतर होता ही नहीं है, तो इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें पेरियंथ कहते हैं। जब फ्लावर में दोनों पार्ट यानी कि मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट अगर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं तो हम उन्हें बायसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और यदि कोई एक पार्ट प्रेजेंट हो यानी कि या तो मेल पार्ट प्रेजेंट हो या फिर फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो तो हम उसे एकलिंगी पुष्प यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। इन सिमेट्री द फ्लावर में बी actinomorphic or zygonomorphic when a flower can be divided into two equal radical halves in any radical plane passing through the center. It is said to be a actinomorphic. Example: mustard, datura, chili. When it can be divided into two similar halves only in one particular vertical plane, it is zygomorphic. For the example, pea, gulmohar, bean, cassia. A flower is asymmetric if it cannot be divided into two similar halves by any vertical plane passing through the center, as in canna. A flower may be trimerous, tetramerous, and the pentamerous when the flower appendages are in multiple of 3, 4 or 5 respectively. Flower with bracteaceous leaf found at the base of the pedicle are called bracteate, and those without bracts is the abricte. Based on the position of the calyx, corolla and androecium in respect of the ovary on thymus, the flower are described as hypogynous and the perigynous and the epigynous. तो इसकी स्टडी करने से पहले हमने जो ऊपर स्टडी करा है उसको सिमेट्री की हम एक बार डिटेल स्टडी करते हैं कि जो सिमेट्री है, समिति के अंदर जो फ्लावर जो होते हैं वो या तो त्रिज्य समिति वाले अथवा एका विन्यास वाले पाए जाते हैं। जब किसी फ्लावर के हम दो बराबर भाग कर दें, यानी किसी फ्लावर को यदि हम दो बराबर भागों के अंदर विभक्त कर सकते हैं तो उसे हम त्रिज्य समित यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सरसों, धतूरा और चिली। लेकिन जब फ्लावर को केवल एक ऊर्ध्वाधर समतल के दो समान भागों के अंदर विभक्त किया जाता है तो उसे हम एक व्यास सममित कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल मटर, गुलमोहर, सेम और केसियम। जब किसी भी फ्लावर को बीच में से किसी भी एक्सिस के अंदर दो भागों के अंदर विभक्त किया जा सके काटकर, तो हम उसे असम्मिति यानी कि अनियमित कहते हैं, जैसे कि केना। अगर हम उसे विभक्त न कर सकें तो मतलब कि जो उसका फ्लावर का जो पार्ट है उसको हम किसी भी भाग में, और ना तो ऊपर से ना नीचे से ना हम साइड में से, यदि उसे दो बराबर भागों के अंदर यदि हम उसे विभक्त नहीं कर सकते तो फिर हम उसे अनियमित फ्लावर कहते हैं। आगे बताया गया है कि अ फ्लावर में बी
trimerous, tetramerous and the pentamerous when the floral appendages are in multiple of 3, 4, 5। कोई भी फ्लावर जो होता है वो या तो ट्राइमेरस होगा या टेट्रामेरस होगा या पेंटामेरस होगा, यानी कि त्रितयी, चतुष्टयी और पंचतयी टाइप के ये हो सकते हैं, जिनमें इनकी उपांगों की संख्या जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं वो 3, 4 और 5 पाएंगे। यदि 3 पाए जाते हैं तो ये ट्राइमेरस होगा, 4 होंगे तो टेट्रामेरस होगा और 5 होगा तो पेंटामेरस कहलाएंगे। आगे बताया गया है कि विथ ब्रैक्टिट्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेंटिकल आर कॉल्ड द ब्रैक्टिटेड एंड दोज विदाउट ब्रैक्ट्स एब्रिकेट। आगे की तरफ बताया गया है कि जो फ्लावर जो है उसके साथ में ही उसके पुष्प वृंत के आधार पर छोटी छोटी सी लीव्स लगी रहती हैं, छोटी छोटी पत्तियां लगी हुई रहती हैं, जिन्हें कि हम सहपत्री यानी ब्रैक्टिटेट कहते हैं, और जिनके अंदर ये नहीं पाए जाते उन्हें हम लोग इम्ब्रैक्टिएट कहते हैं। Based on the position of the calyx, corolla and the androecium in the respect of the ovary on thalamus, the flower are the described as the hypogynous, perigynous and the epigynous। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर बताया गया है कि जो ओवरी है, ओवरी की साथ में जो कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम है उनकी जो पोजीशन है उसकी अकॉर्डिंग ओवरी जो है वो हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और जो नेक्स्ट है एपिगाइनस टाइप की पाई जाती हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो रहा है आपका, ये इसकी आप बहुत अच्छी तैयारी कर लें। इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनेशियम occupies the highest position while the other parts are situated below it. The ovary in such flower is said to be a superior, and the mustard, China rose and the brinjal is example. If gynoecium is situated in the center and the other parts of the flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level, it is called the perigynous. The ovary here is said to be a half inferior plum and the rose and the peach. In epigynous flower, the margin of the thalamus grows upward and the enclosing the ovary completely and the getting fused with it. The other parts of flower arise above the ovary. Hence the ovary is said to be a inferior as in flowers of guava and the cucumber and the ray of the florist of sunflower। आगे की तरफ बताया गया है कि जो हम लोगों ने 3 टाइप्स की ओवरी की पोजीशन की बात करी है, उसमें जो फर्स्ट है उसके अंदर जो ओवरी है वो बीच में होती है और उसका जो पुष्पासन होता है वो किनारे पे लगा हुआ रहते हैं, समान लंबाई के होते। जो फर्स्ट वाला जो हाइपो वाला है उसके अंदर सबसे ऊपर होती हैं, जो ओवरी है सबसे ऊपर सर्वोच्च स्थान पर होती है, बाकी के जो पार्ट हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देखिए। फर्स्ट पार्ट के अंदर सेकंड वाला जो पार्ट है उसके अंदर ओवरी जो है वो नीचे की तरफ है, जिसे कि हम परिंजैंगता कहते हैं। इसमें अंडाशय जो होता है वो मध्य में होता है, ओवरी जो है वो मध्य में होती है, और जो पुष्पासन जो होते हैं वो किनारे पर होते हैं, लगभग समान ऊंचाई के होते हैं। इसमें अंडाशय जो है यानी ओवरी जो है वो आधा अधोवर्ती होती है, जिसके एग्जाम्पल है पल्म, गुलाब एंड आड़ू, है ना, जो हम रोज़ वगैरह जो हैं वो इसके एग्जाम्पल होते हैं। और इसके बाद में द ओवरी हियर इज सैड टू बी हाफ इन्फीरियर पल्म, रोज, पीच इन एपिगाइनस फ्लावर। और एपिगाइनस के अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर द मार्जिन ऑफ द थैलमस ग्रोज अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली द गेटिंग फ्यूज विद इट। जो ओवरी जो है, जो डी वाला डायग्राम देख रहे हैं, इसमें क्या होगा कि ओवरी बिल्कुल नीचे की तरफ दबी हुई रहती है और बाकी के जो पार्ट हैं वो ऊपर की तरफ रहते हैं। तो इस तरह का जो पोजीशन होती है फ्लावर में ओवरी की, उसे हम एपिगाइनस कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में 3 इसके टाइप की हमने स्टडी करी है। हाइपोगाइनस जिसमें ओवरी सबसे सुपीरियर की तरफ होगी, और उसके बाद में जब बीच में हो तो पेरिगाइनस है, और उसके बाद में जब बिल्कुल नीचे की तरफ हो तो हम उसे एपिगाइनस के नाम से जानते हैं। अब जो हमारा इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच बेटे।